हजार मील का सफर भी एक कदम से ही आरंभ होता है। यदि आप यूसेट या यूजीसी नेट या विभिन्न राज्यों द्वारा आयोजित की जाने वाली सेट के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जिसमें पैसेज पूछा जाता है और उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस सत्र में मैं आपको पैसेज यानी गद्यांश को हल करने के सबसे आसान तरीके पर डिस्कस करूंगा। यदि आप इस प्रकार की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो यह सत्र आपके काम का है, इसलिए सत्र को धैर्य के साथ देखने की कोशिश कीजिए। चलो यहाँ पर मैं आपको वर्ष 2018 जुलाई में आयोजित यूजीसी नेट के प्रश्न पत्र से संबंधित एक पैसेज को हल करने का तरीका बताऊंगा। इससे आप यूसेट, यूजीसी नेट, सीएसआईआर नेट या विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाने वाले गद्यांश से संबंधित क्वेश्चन को हल कर पाने में सक्षम हो पाएंगे कम समय में आसान तरीके से। यूसेट या विभिन्न राज्यों में आयोजित की जाने वाली सेट या यूजीसी नेट की परीक्षा में प्रथम प्रश्न पत्र में एक पैसेज आता है लगभग 20 से 22 लाइन का और उससे संबंधित 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनका उत्तर आपको पैसेज को पढ़कर देना होता है। जैसा आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान से पढ़ें और प्रश्न संख्या 31 से 35 तक के उत्तर दीजिए। तो ये एक पैसेज है जो यूजीसी नेट जुलाई 2018 में पूछा गया था, लगभग 20 से 22 लाइन का ये पैसेज है और इसकी जो भाषा होती है वो बाइलिंगुअल होती है, यानी हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यमों में यह उपलब्ध होता है। तो यदि आप हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हैं, आपने माध्यम हिंदी चुना है तो आपके लिए हिंदी में और अंग्रेजी दोनों में आएगा। आप अपनी सुविधा के अनुसार गद्यांश को पढ़कर क्वेश्चन के आंसर दे सकते हैं। तो आपको इसे हल कैसे करना है, आपको पहले इस पैसेज को नहीं पढ़ना है। जो ये पैसेज दिया गया है लगभग 20 से 22 लाइन का, इसे आपको पहले नहीं पढ़ना है। कई लोग क्या करते हैं, पहले पैसेज को पढ़ते हैं, फिर उससे संबंधित दिए गए प्रश्न को पढ़ते हैं, फिर दोबारा पैसेज को पढ़ते हैं, उससे फिर कन्फ्यूजन बढ़ता है। यानी पहले पैसेज पढ़ते हैं, फिर क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर पैसेज पढ़ते हैं, फिर क्वेश्चन के उत्तर ढूंढने लगते हैं, तो उसमें समय भी बर्बाद होता है और कन्फ्यूजन की स्थिति भी बनी रहती है। तो सबसे आसान तरीका है, पहले आप क्या करेंगे, पहले आप नीचे दिए गए प्रश्नों को पढ़ लेंगे। जैसे यहाँ पर ये प्रश्न दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 31 से 35 तक, तो आप प्रश्न को भी और उसके चारों विकल्पों को भी ध्यान से पढ़ लेंगे और उसमें से कुछ कठिन शब्दों को आप अपने प्रश्न पत्र के एक तरफ जो है नोट भी कर सकते हैं। जैसे आप यहीं पे लिख सकते हैं उनसे संबंधित जो भी टफ आपको कोई शब्द इसमें दिख रहा है। जैसे इसमें एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31, विकसित भारत की कल्पना को साकार करने के लिए आवश्यक है। तो इसमें जैसे कुछ हट के सवाल या शब्द हैं, विकसित या कल्पना या साकार, इस प्रकार से कुछ शब्द हैं। अब नीचे विकल्पों को पढ़ेंगे। विकल्प नंबर 1 है विदेश में तैयार की गई परियोजना पर निर्भरता, इसमें परियोजना निर्भरता शब्द हैं। लघुकालिक परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित करना, सकेंद्रिक प्रौद्योगिकीय शक्ति का विकास, जैसे इसमें 2 शब्द थोड़ा सा हट के हैं, सकेंद्रिक और प्रौद्योगिकीय। और चौथा है प्रमुख आर्थिक शक्ति बनने की आकांक्षा। अब आपने क्वेश्चन को पढ़ा, उसके चारों विकल्पों को पढ़ा और यदि आप और बारीकी में करना चाहते हैं तो इनमें से आप कुछ जो खास शब्द हैं जैसे सकेंद्रिक है, प्रौद्योगिकीय है, उसके अलावा लघुकालिक है, परियोजनाओं है, या विकसित है, कल्पना है, साकार है, इस प्रकार के शब्दों को यहाँ पे नोट भी कर सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार। और उसके बाद आप फिर दूसरे क्वेश्चन को पढ़ेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या है, प्रौद्योगिकी की अनुपस्थिति से किसका मार्ग प्रशस्त होगा। तो आपने चारों विकल्पों को पढ़ा, कूट को पढ़ने की आवश्यकता आपको नहीं है, आपने विकल्पों को पढ़ा। उसके बाद कम प्रदूषण, मूल्यवान प्राकृतिक संसाधनों की बर्बादी, निम्न स्तरीय मूल्य संवर्धन, अत्यंत गरीब लोगों को सबसे अधिक नुकसान, इस प्रकार से आपने विकल्पों को भी पढ़ा, उससे संबंधित शब्दों को ध्यान में रखा। और जो शब्द आपको हिंदी में समझ में नहीं आते हैं उनको आप अंग्रेजी में भी पढ़ लेंगे।
अंग्रेजी में समझ में नहीं आते हैं तो हिंदी में, हिंदी में समझ में नहीं आते हैं तो इंग्लिश में। ये सबसे अच्छा तरीका है। उसके बाद आप आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 33, प्रौद्योगिकी आगतों के लाभ का परिणाम होगा। अब जैसे यहाँ पर आपको आगतों का मतलब नहीं आ रहा है तो आगत क्या होते हैं, आपने क्वेश्चन नंबर 33 पे गए इंग्लिश वर्जन में, यहाँ पर तो आपने पढ़ा था एडवांटेज ऑफ टेक्नोलॉजिकल इनपुट्स वुड रिजल्ट इन, तो इनपुट्स को कहते हैं आगत। तो इस प्रकार से आपने यहाँ से उनको समझ लेना है, अंग्रेजी में या हिंदी में, बाइलिंगुअल में पेपर आता है। उसके बाद आपने इसके विकल्प पढ़े, संयंत्र मशीनरी का आयात, पर्यावरण संबंधी मुद्दों को गौण मानना, हमारे लोगों को गरिमामय जीवन तक पहुंचाना, अनियंत्रित प्रौद्योगिकी समृद्धि। तो प्रौद्योगिकी आगतों के लाभ का परिणाम होगा। इस प्रकार से आपने इन शब्दों को देख लिया। फिर उपरोक्त गद्यांश के अनुसार निम्नलिखित में से कौन चौथे आयाम को इंगित करता है। तो गद्यांश के अनुसार कौन चौथे आयाम को इंगित करता है, तो जन आकांक्षाएं, आधुनिक गतिशीलता, वैश्विक परिप्रेक्ष्य में अर्थव्यवस्था, सामरिक हित। आपने इन शब्दों पर फोकस करना है, ये शब्द ऊपर कहाँ मिल रहे हैं, फिर कूट में आपका उनको उत्तर मिल जाएगा। उसके बाद आपने देखा 35वां जो क्वेश्चन है, अधिक उत्पादक रोजगार पैदा करने के लिए आवश्यक है प्रतिस्पर्धात्मक बाजार का दायरा सीमित करना, भू राजनीतिक सोच विचार, विशाल उद्योग, प्रौद्योगिकी का व्यापक अनुप्रयोग। आपने ध्यान से प्रश्न भी समझना है, उसके विकल्पों को भी समझना है। उसके बाद आपने जब पांचों क्वेश्चन पढ़े, उनके विकल्प पढ़े, उनसे संबंधित अपनी सुविधा के लिए कुछ खास शब्दों को यहाँ पे लिख दिया साइड में। फिर अब आप आएंगे पैसेज पे, और जो शब्द हिंदी में समझ में नहीं आया तो अंग्रेजी में पढ़ो, अंग्रेजी में समझ में नहीं आया तो हिंदी में पढ़ो, आपको आंसर पकड़ने में ईजी होगा। ये पैसेज मार्क्स गेनिंग होता है, 5 क्वेश्चन आते हैं और ये 10 नंबर का होता है, तो इसलिए 10 नंबर चूकने नहीं हैं यदि आप अच्छे से इसे गेन करना चाहते हैं। तो अब आपने जैसे उसे पढ़ लिया और आपने देखा कि मेरे पास जो शब्द हैं उनमें से कुछ शब्द क्या क्या हो सकते थे जो आपने एक तरफ रखे हैं, तो मैं यहाँ पर दिखाऊंगा आपको कि कैसे आप उन्हें हल करने में सक्षम हो पाएंगे। उसके बाद आप इस पैसेज को पूरा पढ़ेंगे। जैसे आपने इस पैसेज को पूरा पढ़ा और यहाँ से आपने देखा कि जैसे पहला क्वेश्चन क्या था, विकसित भारत की कल्पना को साकार करने के लिए आवश्यक है। तो इसमें क्या था, साकार था, कल्पना था, विकसित भारत था। आपने चारों ऑप्शन को पढ़ा है, अच्छे से समझा है। उसके बाद आपने पैसेज पढ़ा, आपको पैसेज पढ़ते पढ़ते आप पूरा पैसेज पढ़ा। जैसे आप पैसेज पूरा पढ़ेंगे तो उन शब्दों को आपको इस पैसेज में ढूंढना है। अब जैसे इसमें आ गया है कि यहाँ पे जैसे लिखा है, अल्पकालिक यथार्थों पर ध्यान देते हुए हमारे उद्योगों में मध्यम एवं दीर्घकालिक रणनीतियों द्वारा प्रौद्योगिकीय शक्तियों को विकसित करना विकसित भारत की कल्पना को साकार करने के लिए महत्वपूर्ण है। अब जैसे यहाँ पर इसका उत्तर मिल रहा है कि प्रौद्योगिकीय शक्तियों को विकसित करना विकसित भारत की कल्पना को साकार करने के लिए महत्वपूर्ण है। प्रश्न क्या है, विकसित भारत की कल्पना को साकार करने के लिए आवश्यक है तो प्रौद्योगिकीय शक्ति का विकास। तो बिल्कुल ये ऑप्शन नंबर 3 इसका उत्तर यहाँ पर आपको मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैच कर रहा है, प्रौद्योगिकीय शक्तियों को विकसित करना विकसित भारत की कल्पना को साकार करने के लिए महत्वपूर्ण है। इस प्रकार से आपको ये ऑप्शन नंबर 3 इसका उत्तर हो जाएगा। और थोड़ा सा अगर ज्यों का त्यों नहीं मिलता तो आपने वहाँ पर अपनी तार्किक क्षमता का प्रयोग करना है, अंडरस्टैंड करना है उसे बोध स्तर पर, यानी उसे समझना है, अंडरस्टैंडिंग लेवल पे उसे समझना है। तो विकसित भारत की कल्पना को साकार करने के लिए क्या आवश्यक है, जब टेक्नोलॉजी अच्छी होगी, टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट होगा तो विकास उससे हो जाएगा और उसे से भारत क्या हो जाएगा, विकसित हो जाएगा। अगला इसमें है, प्रौद्योगिकी की अनुपस्थिति से किसका मार्ग प्रशस्त होगा। अब जैसे यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन इसमें क्या पूछा है, जब प्रौद्योगिकी की अनुपस्थिति होगी, प्रौद्योगिकी नहीं होगी तो किसका मार्ग इससे प्रशस्त होगा। क्वेश्चन नंबर 32 है ये, इसे आप समझ लीजिए, यहाँ पे अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। 32 में क्या पूछा है, हिंदी में नहीं आता है तो इंग्लिश में देखिए। तो 32 में यहाँ पे जब पूछा था, एब्सेंस ऑफ टेक्नोलॉजी वुड लीड टू, जब टेक्नोलॉजी अनुपस्थित होगी तो किसका इसमें इसके माध्यम से मार्ग प्रशस्त होगा। तो
कम प्रदूषण, मूल्यवान प्राकृतिक संसाधनों की बर्बादी हो सकती है। जब आपके पास टेक्नोलॉजी नहीं होगी तो आप प्राकृतिक संसाधनों का सदुपयोग नहीं कर पाओगे। निम्न स्तरीय मूल्य संवर्धन होगा, अत्यंत गरीब लोगों को सबसे अधिक नुकसान होगा। इस प्रकार से इसका उत्तर है। अब आपने ऊपर ये ढूंढने हैं प्रौद्योगिकी की अनुपस्थिति से किसका मार्ग प्रशस्त होगा। तो प्रौद्योगिकी की अनुपस्थिति, यहाँ आपने गद्यांश को पढ़ा तो पढ़ते पढ़ते आप उन्हें ढूंढने में सक्षम हो जाओगे, समझ गए। जब आप इसे पूरा पढ़ लोगे तो फिर आपको इसे समझने में आसानी हो जाएगी। प्रौद्योगिकी की अनुपस्थिति में किसका मार्ग प्रशस्त होगा, इसे आपको इसमें ढूंढना है। ध्यान से जब आप इसे पढ़ोगे तो आपको निश्चित रूप से इसका उत्तर आसानी से इसी में मिल जाएगा। ध्यान से आपने पूरे पैसेज को पढ़ना है। तो उसके बाद जैसे यहाँ पे लिखा है, प्रौद्योगिकी पर अपेक्षाकृत अधिक बल की अनुपस्थिति से निम्न स्तरीय उत्पादकता और मूल्यवान प्राकृतिक संसाधनों की बर्बादी का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। तो इसमें से आपको मिल गए, एक तो निम्न स्तरीय उत्पादकता, मूल्यवान प्राकृतिक संसाधनों की बर्बादी का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। निम्न स्तरीय उत्पादकता या निम्न स्तरीय मूल्य संवर्धन से जुड़े क्रियाकलाप अंततः अत्यंत गरीब लोगों को सबसे अधिक हानि पहुंचाते हैं। तो आपको सारे विकल्प यहीं पर मिल चुके हैं। इसी में अगर आप देखेंगे ध्यान से तो आपको इसी में सारे विकल्प मिल जाते हैं। दूसरे नंबर का ये मूल्यवान प्राकृतिक संसाधनों की बर्बादी, निम्न स्तरीय मूल्य संवर्धन और अत्यंत गरीब लोगों को सबसे अधिक नुकसान। तो बी सी डी, यानी बी सी डी अर्थात ऑप्शन नंबर 1 इसका उत्तर हो जाएगा। ऐसे आपने इन्हें ढूंढना है। तो मुझे लगता है यहाँ पर आप समझ गए होंगे कैसे इसे पढ़ना है। तो ये यहाँ पर हो गया, ये यहाँ पर से उसका उत्तर बन रहा है। तो पहले प्रश्न पढ़िए, प्रश्न पढ़ने के बाद कुछ शब्द आपके दिमाग में आ जाएंगे, या आप हो सकता है दूसरे जगह लिख लीजिए कुछ कीवर्ड्स और उसके बाद आप इन्हें सर्च कीजिए। अब हम तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 33। इसमें आप इन्हें जो है अंग्रेजी माध्यम में भी देख सकते हैं, पेपर बाइलिंगुअल होता है। यहाँ पर आप आगे बढ़ेंगे, उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए, प्रौद्योगिकी आगतों के लाभ का परिणाम होगा। जब टेक्नोलॉजी इनपुट्स होंगे तो उसके क्या बेनिफिट्स होंगे। क्वेश्चन नंबर 33 है, इंग्लिश में भी देख सकते हैं आप। यहाँ पे ये है, द एडवांटेज ऑफ टेक्नोलॉजिकल इनपुट्स वुड रिजल्ट इन, यानी प्रौद्योगिकी जो आयात हैं, प्रौद्योगिकी इनपुट्स के क्या एडवांटेज होंगे, क्या लाभ होंगे। तो क्या फ़ायदा होगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, प्रौद्योगिकी आगतों के लाभों का परिणाम। तो प्रौद्योगिकी आगतों के लाभों का परिणाम, संयंत्रों मशीनरी का आयात, पर्यावरण संबंधी मुद्दों को गौण मानना, हमारे लोगों को गरिमामय जीवन तक पहुंचाना, अनियंत्रित प्रौद्योगिकी समृद्धि। वैसे इसका तो आप वैसे भी पहचान लेंगे कि हमारे लोगों को गरिमामय जीवन तक पहुंचाना, ये भी इसका उत्तर होगा। प्रौद्योगिकी आगत, जब हमारे पास टेक्नोलॉजिकल इनपुट्स होंगे तो उससे क्या एडवांटेज होंगे, हमारे लोगों को गरिमामयी जीवन मिलेगा, किसी भी चीज़ में सुविधाएं मिलेगी उससे। तो प्रौद्योगिकी आगतों आप यहाँ पे ढूंढेंगे उसको, जब आप पूरा पैसेज पढ़ेंगे तो प्रौद्योगिकी आगत आप यहाँ पे उसे समझने में सक्षम हो जाएंगे और फिर उससे आप उसे आसानी से हल भी कर दोगे, इजीली कर दोगे आप उससे, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। तो यहाँ पे प्रौद्योगिकी एक महत्वपूर्ण आगत है, जैसे यहाँ पर आपको मिल गया। तो जन अभिमुखी कार्यों के लिए भी, चाहे विशाल स्तर पर उत्पादनशील रोजगार का सृजन हो या जनता की पोषण एवं स्वास्थ्य संबंधी सुरक्षा सुनिश्चित करनी हो या फिर जीवन यापन की बेहतर स्थितियां हों, दोनों दृष्टियों से प्रौद्योगिकी एक महत्वपूर्ण आगत है। बिल्कुल, जब आपके पास टेक्नोलॉजिकल इनपुट्स होंगे तो उससे क्या फ़ायदे होंगे। एक तो जन अभिमुखी कार्यों के लिए फ़ायदेमंद होगा, उत्पादनशील रोजगार होगा, यानी उससे आपको कई रोजगार मिल सकता है। जनता की पोषण एवं स्वास्थ्य संबंधी सुरक्षा होगी, जब आपके पास टेक्नोलॉजी होगी तो हेल्थ फैसिलिटी बढ़ेंगी, हॉस्पिटल में कई नई टेक्नोलॉजी आने से कई की जिंदगियां बचेंगी। तो ये प्रौद्योगिकी का एक महत्वपूर्ण आगत हो सकता है। तो इसका उत्तर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो वही इसमें है कि हमारे लोगों को गरिमामय जीवन तक पहुँचाना, ये इसका फ़ायदा होगा। डायरेक्ट आपको नहीं मिलेगा, लेकिन इससे आप इस प्रकार से
समझने में सक्षम हो पाएंगे। ऐसे आपको ये करना है। पूरा जब आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे देख लीजिए, एक विकसित देश बनने की आकांक्षी किसी भी देश के लिए विभिन्न सामरिक प्रौद्योगिकियों में शक्ति संपन्न होना और स्वयं की सृजनात्मक शक्ति के माध्यम से उन्हें निरंतर अद्यतन करते रहने की सामर्थ्य भी आवश्यक है। तो वही यहाँ पे था, जो पहला क्वेश्चन था उसका उत्तर लास्ट में और यहाँ पे मिल रहा था कि संकेंद्रित प्रौद्योगिकी शक्ति का विकास। तो आपको उसका उत्तर यहाँ पर भी मिल रहा था और वही उत्तर आपको ऊपर भी मिल रहा था। इससे आप क्वेश्चन को आसानी से पकड़ने में सक्षम हो जाते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 34। उपरोक्त गद्यांश के अनुसार निम्नलिखित में से कौन चौथे आयाम को इंगित करता है? चौथे आयाम को इंगित करता है तो जन आकांक्षाएं, आधुनिक गतिशीलता, वैश्विक परिदृश्य में अर्थव्यवस्था या सामरिक हित, यह आपने देखना है। और फिर नीचे कूट हैं ABCD इस प्रकार से। तो उपरोक्त गद्यांश के अनुसार निम्नलिखित में से कौन चौथे आयाम को इंगित करता है? तो यहाँ आपने देखना है उसके बाद चौथा आयाम। तो यहाँ पे देख लीजिए, यदि भारत को अपनी आंतरिक शक्तियाँ विकसित करनी है तो उसको 3 गतिशील आयामों जनता, सर्वांगीण अर्थव्यवस्था और सामरिक हितों को ध्यान में रखते हुए प्रौद्योगिकी के आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित करना होगा। जो जनता है, सर्वांगीण अर्थव्यवस्था है, सामरिक हितों को ध्यान में रखते हुए प्रौद्योगिकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखना होगा। ये प्रौद्योगिकी आवश्यकताएं एक चौथे आयाम समय पर भी ध्यान रखती हैं। तो चौथा क्या हो जाएगा यहाँ पे? समय पर भी ध्यान रखते हैं, जो व्यवसाय, व्यापार एवं प्रौद्योगिकी की आधुनिक गतिशीलता से निःसृत हैं और जो बदलते लक्ष्यों की ओर अग्रसर करता है। हमारा यह मानना है कि इस चौथे आयाम के संदर्भ में जनता की आकांक्षाओं में निरंतर हो रही परिवर्तन, वैश्विक संदर्भ में अर्थव्यवस्था तथा सामरिक महत्व वाले हित के परिप्रेक्ष्य में प्रौद्योगिकी शक्तियाँ विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं। फिर आपको उत्तर आसानी से मिल जाएगा। तो उसमें आ गया जन आकांक्षाएं, आधुनिक गतिशीलता, सामरिक हित, वैश्विक परिप्रेक्ष्य में अर्थव्यवस्था। तो अब आपने देखना है ABCD में क्या है। तो A जन आकांक्षाएं है, C वैश्विक परिप्रेक्ष्य में अर्थव्यवस्था, D सामरिक हित। तो ये है ACD जन आकांक्षाएं, वैश्विक परिप्रेक्ष्य में अर्थव्यवस्था और सामरिक हित। यहाँ से आप उसे आसानी से समझ पाओगे। ठीक है, तो जन आकांक्षाएं है, वैश्विक परिप्रेक्ष्य है और जो चौथा सामरिक हित है, उन्हें आपने यहाँ पे आसानी से देखना है। यहाँ पर आप देख लीजिए, ये दिख रहा आपको। हमारा यह मानना है कि इस चौथे आयाम के संदर्भ में जनता की जन आकांक्षाओं में निरंतर हो रहे परिवर्तन। तो यहाँ आप देख लो, पहला जन आकांक्षाएं है, उसके बाद वैश्विक संदर्भ में अर्थव्यवस्था का सामरिक महत्व वाले हित। तो सामरिक महत्व भी इसमें था, ये आप देख लीजिए, सामरिक हित। और वैश्विक परिप्रेक्ष्य में अर्थव्यवस्था, तो उसमें है वैश्विक संदर्भ में अर्थव्यवस्था। तो यहीं से आपका इसका उत्तर मिल जाएगा। तो ये है, जब आप पहले प्रश्न को पढ़ोगे उसके बाद ही गद्यांश को आपने पढ़ना है। उसके बाद जो इसका उत्तर हो जाएगा ACD, ये वाला इसमें हो जाएगा। आधुनिक गतिशीलता उसमें आ नहीं रहा, तो जन आकांक्षाएं, वैश्विक परिप्रेक्ष्य में अर्थव्यवस्था और सामरिक हित। उसके बाद जो आखिरी क्वेश्चन है इसमें, उसको देख लेते हैं। यहाँ था अधिक उत्पादक रोजगार पैदा करने के लिए आवश्यक है। अधिक उत्पादक रोजगार पैदा करने के लिए आवश्यक है। क्या आवश्यक है? प्रतिस्पर्धात्मक बाजार का दायरा सीमित करना, भू राजनीतिक सोच विचार, विशाल उद्योग, प्रौद्योगिकी का व्यापक अनुप्रयोग। क्या जरूरी है अधिक उत्पादक रोजगार पैदा करने के लिए? इनमें से किसी से हम अधिक रोजगार पैदा कर सकते हैं, तो ये आपने देखना पड़ेगा। जैसे यहाँ देख लीजिए, मानव इतिहास के मूल में प्रौद्योगिकी विकास समाया रहता है और इसका उपयोग बढ़ती प्रतिस्पर्धा वाले बाजार में प्रौद्योगिकी शक्तियाँ अधिक उत्पादक रोजगार पैदा करने तथा मानव कौशलों को अद्यतन बनाए रखने की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, प्रौद्योगिकियों के व्यापक अनुप्रयोग के बिना हम आने वाली समय में अपने लोगों का सर्वांगीण विकास नहीं कर सकते। तो ये मिल गया आपको। यहाँ पर आप देख लीजिए कि प्रौद्योगिकीय शक्तियाँ अधिक उत्पादक रोजगार पैदा करने तथा मानव कौशलों को अद्यतन बनाए रखने की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। तो उत्तर आप आसानी से समझ पाओगे। प्रौद्योगिकी का व्यापक अनुप्रयोग अधिक उत्पादक रोजगार पैदा करने के लिए आवश्यक है। तो ये आप देख लीजिए,
इसका उपयोग बढ़ती प्रतिस्पर्धा वाले बाजार में प्रौद्योगिकी शक्तियाँ अधिक उत्पादक रोजगार पैदा करने तथा मानव कौशलों को अद्यतन बनाए रखने की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। तो प्रौद्योगिकी का व्यापक अनुप्रयोग अधिक उत्पादक रोजगार पैदा करने के लिए, देख लीजिए आप, प्रतिस्पर्धा वाले बाजार में प्रौद्योगिकी शक्तियों का अधिक उत्पादक रोजगार पैदा करने। तो इस प्रकार से आपने प्रश्न को हल करना है। तो मैंने बता दिया कि पहले आप क्या करेंगे, 5 क्वेश्चन आए हैं, पाँचों को पढ़ लेंगे। जहाँ पर कोई शब्द समझ में नहीं आया उसे अंग्रेजी में देखेंगे, अंग्रेजी में समझ में नहीं आया तो हिंदी में देखेंगे। उसके बाद आप पढ़ेंगे पैसेज को, और जहाँ पर आपको उससे संबंधित मिलता हुआ प्रश्न मिलेगा आप वहीं पर उसे हिट कर देंगे, क्लिक कर देंगे, तो आपके 10 नंबर यहाँ पे बन जाएंगे। तो मुझे लगता है इस टेक्निक को आप आसानी से समझ गए होंगे और ये सत्र आपके लिए इम्पोर्टेंट भी होगा। और यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और लाइक कीजिए। आपका एक लाइक, आपका एक कमेंट और शेयर हमें अगली वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। आप हमें फेसबुक पेज यूर सिलेक्शन श्योर, व्हाट्सएप चैनल यूर सिलेक्शन श्योर और टेलीग्राम यूर सिलेक्शन श्योर पर फॉलो कर सकते हैं। साथ ही गंगा प्रकाश वैश्विक नाम से इंस्टाग्राम है, आप उसे फॉलो करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मिलते हैं अगले पार्ट्स में, तब तक बने रहिए गंगा प्रकाश वैश्विक और यूर सिलेक्शन श्योर यूट्यूब चैनल के साथ। ऑल द बेस्ट।